वालेकुम सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। तो भाई आज हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। सम्राट अशोक क्यों प्रमुख है, उनके बारे में क्यों याद किया जाना जाता है उनको, अभी भाई कैसे उनकी पहचान है, उन्होंने अपनी पहचान कैसे बनाई, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भैया। जो सम्राट अशोक थे वो मौर्य वंश के शासक थे। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की नींव रखी थी। उन्होंने धनानंद वंश के शासक को गद्दी से हटाया और खुद शासक बन गए थे। ये वही सम्राट है जिन्होंने युद्धों का त्याग कर दिया। तो बाकी आगे की जानकारी हम उन पे बुक में लेंगे। ठीक है भाई, करते हैं शुरू हमारी कहानी। अशोक एक अनोखा सम्राट है जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है भैया, तो पढ़ते हैं कि इसने पहले एक स्टोरी दी गई है, इसको शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। रोशन के रुपए, रोशन, ठीक है भाई, रोशन के रुपए या रोशन नाम की कोई लड़की हुई। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने करक नोट दिया। क्या बता, करकराया नोट मिल गया जमानू प्रेस। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, वह नई सीडी खरीदना चाहती थी, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोट को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसे पाया कि सभी नोट में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था। महात्मा गांधी की फोटो है ये, ठीक है भाई, वो नोटा में। और बाई तरफ छोटे छोटे शेर चित्र थे। कौन से शेर थे? यहाँ शेर थे, वहाँ। उसने सोचा आखिर यहाँ शेर क्यों आए। सोचना पड़ गई, ओ हो यहाँ शेर क्यों कर आएगी। सोचिया, बताओगे क्यों कर, बताओगे पढ़े करना। चला करते हैं शुरू। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, बहुत बड़ा राज्य था, साम्राज्य था, यानी पूरा भारत में फैल रहा था उस टाइम पर मौर्य वंश। ठीक है भैया, ये कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मगध है और शासन किया, पूरा इंडिया में था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान का राज्य था इसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। इतना फेमस राजा है अपने। हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों पे देखते हैं, देखा भाई आज भी, उनका एक लंबा इतिहास है, बहुत बड़ा, बहुत लंबा इतिहास है। क्योंकि लंबा इतिहास क्यों है? क्योंकि यह सारनाथ, जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, वहीं पर सम्राट अशोक ने यो अभिलेख कलैले के ये जो स्तंभ, यो शेर है और है पत्थर में तराश कर खड़े कराए थे। ठीक है, बाकी आगे पढ़ेंगे। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया, अच्छा एक लंबा इतिहास है, उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया, फिर उसे सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। ठीक है भैया, इस विषय में तुमने अध्ययन 6 में पढ़ा होगा। अध्ययन 6 में आप पढ़ कर आए हैं थोड़ा थोड़ा इसका बारे में। ठीक है। जो मैडम नहीं कोई थी, के कोई थी, नो मैडम नहीं, जो उसकी लड़की की माँ को थी भाई, इन तीन गल आंदे ने सारनाथ में, जो गौतम बुद्ध के जो क्षेत्र नहीं है सारनाथ रहा, नोड़े बंडे लाइए तो अपने थोड़ी ही डिस्कस कराया था, जिक्र शुरू हुआ था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। अशोक का तो निर्देश था क्योंकि वो महान राजा था। इसका कहने पर स्तंभ और पत्थर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। ठीक है, इसके पहले कि हम यह जानने कि इन अभिलेखों से क्या, अच्छा अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करेंगे इसके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। एक तो राज्य है, एक साम्राज्य है, क्योंकि जब इसका चंद्रगुप्त मौर्य का दादा ने शासन कराया तो उसने क्या कराया, पूरा भारत पे क्या कर लिया, राज कर लिया था। उन्होंने पूरा जो छोटे छोटे राज्य थे उनकी जीत कर ना एक समृद्ध राज्य गठित कर लिया। एक छोटे छोटे राज्य हुआ है, एक सभी राज्य मिलकर है, जब एक इकाई बन जाए तो उसी साम्राज्य का देगा। बाकी आगे पढ़ लेंगे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग कब 2300 साल पहले की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले क्या कर दी, स्थापना किसकी, मौर्य वंश की। चाणक्य और कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। बस इसका बारे में अपना थोड़ी ही कहानी भी सुनने में आवा है कि जब नंदवंश का एक शासक ने क्या कर चाणक्य की गर्दी बेच दी। दरबार में बुला रखे थे, पढ़े लिखे आदमी बुला रखे थे, आ रहे थे। थोड़ा जल्दी वो चाणक्य भी गया, ये थोड़ा पक्का रंग था, जो कोई कृष्ण जी हैं। ठीक है, तो उन्हें कर दी बेच दी, वो काला आदमी का के काम था भाई नट्टा बैर, इसकी बेइज्जती कर दी भाई चाणक्य की, मतलब बह दिया। चाणक्य जानते जानते बोले ना कोई बात नहीं राजे, तो टाइम सबका होगा, तो तेरा वंश का वंश मैं करूँगा।
यहाँ अपने नुआ भाई आने लै गए गुरुकुल में जानते होगे। इन केह् करेआ कि छोटे बालक देखने लै गए खेलन लै गए राजा राजा। जब वह कहानी देखी राजा राजा की, तो इसमें जब चंद्रगुप्त मौर्य है, मैं चंद्रगुप्त था, यो उड़ा शासक का तौर पर उंगल में खेलने लग गए, राजा बनाया क्या था यो, और जो बाकी और बालक थे वो उसकी प्रजा बन रहे थे। ठीक है, तो वहाँ इनका चले इनकी इसका देखकर रुतबा, इसका जोश देखकर जो इसका अभिमान था चंद्रगुप्त का, चाणक्य ने सोचा ये पैगी दुबाई यो काटा का रोज नंदवंश का। तो उसने क्या कराया, चंद्रगुप्त ने गला गया, उसकी माता मिले, उसकी माता बोले नु के मैं तेरी बंदूक तेरा हथियार दे दे, नु हथियार मेरे पे है देखो नहीं, नु तेरा बेटा मांगू माते, नु तेरा बेटा आने वाला भविष्य का नु कुछ रस कर सका। भाई ये कौन ही पढ़ी हुई है मैंने वो बता देता था। ठीक है, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य को अपना जो अपना कौटिल्य था भाई ले गया, ऐसे शिक्षा दी, बना दिया राजा। बाकी आगे पढ़ाएंगे थोड़ा बारे में। चाणक्य कौटिल्य नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताबें मिलते हैं। चाणक्य के कई विचार क्या भी मिला अर्थशास्त्र में, यानी कि अर्थशास्त्र जो बुक है, अर्थशास्त्र अपनी बुक नहीं है, इसकी रचना किन्ना करी, किन्ना करी, कौटिल्य ने करी थी। ठीक है, ये बाबा वंश, वंश क्यों है भाई, नंद वंश। ठीक है, मौर्य वंश। ये वंश में क्या है कि एक का बाद एक, पहले उसका बाप, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, यानी एक का बाद एक कड़ी बनाया नहीं, बेल बनाया ने शासन कराया, उन्हें कहा जाए वंश है। बाकी इसमें पढ़ लेंगे। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। यहाँ देख लो भाई, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक, अशोक था पहला, इसका भाई राजा बना था अशोक। ठीक से भाई, वो बाकी फिर देख लेंगे ना भाई, ठीक से रहे। उनका बेटा बिंदुसार बने, बिंदुसार के बाद अशोक बन गया। ठीक है, बाकी आगे कहानी पढ़ लेंगे। मैं हर्षवर्धन जोड़ गया था, मैं गलती होगी, सॉरी। पहले ये ठीक है देखिए टिप्पणी सी इसका बारे में नॉलेज इकट्ठी कर ला, देख रहे हैं एक वजह देखनी चाहिए। बाकी अपने जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदु से दर्शाया गया, कड़ा दिखाया गया। देखिए अभिलेख, कड़ा कड़ा अभिलेख मिले हैं, जो चंद्रगुप्त का भी लेख मिला नहीं यहाँ रे। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे, यानी कि साम्राज्य या जो चंद्रगुप्त का साम्राज्य था नहीं उसका भीतर सारे यहाँ देख कर लिखा ले रहा। देखो भाई, ये चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का साम्राज्य था, जरा जरा लाल बिंदु नहीं है, एयरलाइन का राज्य का विस्तार था। जहाँ अशोक के अभिलेख मिले, अच्छा ये तो कोई बात नहीं, भाई नाम बता दो, जड़ा जड़ा देख लियो, कोई बात नहीं, पढ़ ला। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मानचित्र में उन्हें काले बिंदु, अच्छा भाई नगर थे जो प्रमुख नगर थे नहीं वहाँ थे। ठीक, इसमें के बाद तक्षशिला थी, उज्जैन था, पाटलिपुत्र थी, जो इन अपनी राजधानी भी पलटी बार बार, पहला पाटलिपुत्र थी राजधानी, अब फिर अपनी उज्जैन बना ली थी। इसमें पढ़ लेंगे बाकी थोड़ा थोड़ा हाल। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ठीक है भैया, देखे यूरिया तक्षशिला पाकिस्तान में भी प्रेजेंट में तो ऐड था यो उत्तर पश्चिमी, उत्तर और या पश्चिम होगी तो इस साइड था, इस साइड आ गया। उत्तर पश्चिमी मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत में, दक्षिण में भारत में जाने का रास्ता था। ला भाई उज्जैन आ गया, ऐट ज़्यादा भी तो लावा तो यो दक्षिण का जान ले रहे हैं तो बीच में आ गया। ठीक है भैया, ये देखो दिख गया ये रे उज्जैन। शायद नगरों में व्यापारी, सरकार, अधिकार और शिल्पकार रहा करते थे। शायद यानी पक्का नहीं मेरा कौन कौन लेकर दे, फिर भी भाई आइडिया लावानो व्यापारी पाओगे, सरकार तो है ही है, सरकारी अधिकारी, क्योंकि जो चंद्रगुप्त ने अपना राज्य कर किया तो अपना काम खातर जो उसके गलत लागे पाएंगे वहाँ भी तो पाएंगे, और शिल्पकार जो कारीगर काम करे कर दे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। ठीक है भैया, बसे थे, बग गया तो रमंगल है। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्से जंगलों से भरा हुआ था। मध्य भारत आ गया जो बीच में, और जंगल थे ज़्यादा हुए हैं। ओ ये भाई, वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, यानी कि साम्राज्य में अनेक बहुभाषावाद था भाई। ठीक है, चंद्रगुप्त या अशोक के जो साम्राज्य थे नहीं इसमें बहुभाषावाद था,
यानी कि अनेक भाषा बोली जाया करती। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के वस्तु भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी, भोजन भी अलग था, भाषा भी अलग थी और कपड़े भी अलग अलग पाए कर दे। यानी कि स्वतंत्रता दे रखी थी नागरिकता भाई, एक भाषा कौन थोप रखी थी, वो कौन जो सा जिसकी इलाका की भाषा है वह भाषा बोलो, अपनी मर्जी तक कपड़े पहनो, अपनी मर्जी तक खाओ। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न हो, इसका बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्कस करना। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। ये भिन्नता बताया है, भिन्नता की जगह इस साम्राज्य की विशेषता बताने लग रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ लिया अपने फिर भी। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों प्रशासन भाई साम्राज्य का, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण है। जो पाटलिपुत्र राजधानी शुरू में, तो इसका आसपास जो भी केंद्र थे या क्षेत्र थे उन पर सम्राट का सीधा नियंत्रण। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक है भाई। ये जो आसपास जनता जाने एरिया है उनका अपना करना कर इकट्ठा, तो कर इकट्ठा करना था, क्या करता था जो चंद्रगुप्त या अशोक था उन्हें क्या कराया, जो क्या कराया अधिकारी नियुक्त कर दिए, करना क्या कराया और के। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। ठीक है भाई। जो राजा के अधिकार नहीं मानेगा, क्योंकि उस टाइम पे भाई तलवार का दम पर, तलवार की राजनीति थी। जब एक राजा, एक आदमी पूरा देश पर शासन करने लग रहा तो तलवार की नीति थी, पर जो बात नहीं मानता कहते थे मेरा सारा वो काम कर दे यहाँ। जो राजा के आदेशों को उल्लंघन करने थे उनके अधिकार सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। अच्छा भाई। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। संदेश वाहक नहीं है यानी राजा का लोग संदेश पहुंचाए कर दे या गुप्तचरों कर दे, इसका या फिर जासूसों के जो इनका बारे में चाणक्य ने चंद्रगुप्त राय दे दी थी। एक अगर साम्राज्य तकड़ा करना है नहीं तो इन चीज़ों की बहुत जरूरत है अपने किसी की, संदेश वाहक की भी जरूरत है और जासूसा की जरूरत है। ठीक है। संदेश वाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। संदेश वाहक भी कर दे भाई आपस में एक दूसरे पर नजर रखे कर दे, आज उनसे अलबाद करे करदा नहीं, जय करना है महाराज है सम्राट है बता दे कर दे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज्य परिवार एक वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। जी हाँ। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र तथा प्रांत थे। इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। छोटे छोटे क्षेत्र थे, प्रांत थे, तो इन पर शासन क्यों करे कर दे, क्यों करे कर दे, तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता और अक्सर राजकुमारों को वहाँ के राज्यपाल, अच्छा राज्यपाल या गवर्नर बनाया करना है, भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं नियमों को ही मानना जाता था। परंतु जो देखो भाई, शासन तो कर लिया, यानी कि एक राज्य पर कब्जा तो कर लिया, मान लेते हैं एक जो अपना ये मैप है, ये भी यहाँ हो गई, ये भी याडा का एरिया है, जो नहीं चला मास्को बरागिरी, ठीक है, एडा भी शासन करना है। तो राजा ने क्या किया, एडा अपना को राजकुमार गवर्नर भेज दिया। तो इनकी क्या खास बात थी जो मैन थी, इनके जो एडा की रीति रिवाज थे, धर्म थी, उनकी मानने की आज़ादी दे दी। बता मैं जो कुछ मानो मान दे रहो, अपना कोई दिक्कत को नहीं, तो क्यों करे रहो, वह चीज़ इनकी छोड़ रखी थी, उस चीज़ का परमिशन रखी थी। बता मैं किसी तरीका रहो अपने बस उसकी परंपरा थे नियम थे उनकी वह मान्य कर दे, उन पर कोई रोक टोक को नहीं थी। ठीक है भाई। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। अच्छा जी। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। पर प्रादेशिक केंद्रों के बीच ये जो उसके केंद्र थे उनका बीच में विस्तृत क्षेत्र था। इनके इलाकों पर मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और कड़ा कड़ा एक तो मार्ग पर और नदी पर नियंत्रण रखे कर दे, बजरता संचालन सही उसका, जो कि आवागमन के महत्वपूर्ण साधन थे। या देखो वायु पर कहानी जो आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे, यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर या भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। ठीक है भाई। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया, ये देखो उदाहरण देगा अपने, उस उत्तर पश्चिम में तो क्या होता, कंबल के लिए, दक्षिण में तो सोना और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव की संसाधन नजरों के रूप में इकट्ठे किए जाते, संसाधन है जो नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते। नजराना क्यों है, बस कर तो क्या कंटिन्यू नहीं लिया जावा है, रेगुलर लिया जावा है। नजराना बजद
सेवक जिसके राज्य में लोग रह कर दे, तो दोनों का जी इच्छा हुई तो अपना शासक करना जाकर ना उपहार दे कर दे। बाकी इसमें पढ़ लेंगे। जहाँ कर नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से भी जब भी संभव इकट्ठा किया जाता। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय लोग ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, यानी कि उपहार के तौर पर राजा ने दे कर दे। राजधानी में सम्राट, एक बार सम्राट की के पोजीशन थी, राजधानी में बैठा रह करता, तो उसका बारे में पढ़ा। सॉरी भाई। मैगस्थनीज जो एक भाई चीन था आया था, ठीक है, चीन तक क्या आया था करता है इधर के बड़ा भाई, यूनान था आया था रही। आज किस था सेल्यूकस निकेटर नहीं है, उसका राजदूत था, आयो आ गया था जी, कड़ आया था चंद्रगुप्त का दरबार में। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राज्य सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण किया। भाई ने जो कुछ देखे नहीं अपनी आँख था, उन्नू का नू लिख दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। वाह जी वाह। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था, बस सोने की पालकी बनाया करते राजा खाता, देख लो। उसके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, इन पेड़ों पर के तोते पाएंगे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्य हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वाह जी वाह। वे हमेशा इस बात से डरते रहते थे कि कहीं कोई इनकी हत्या ना करने की कोशिश करे। अच्छा, मन डर लागेगा था भाई, सब ना लागा है। उनके खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। नौकर करे करते कदे मैर है पक्के करे कर दे, कदे आज इस कमरा में, अगला दिन उस कमरा में, अगला दिन उस कमरा में, अलग अलग बदल रहे कर दे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, पाटलिपुत्र पटना जो आज पटना नहीं है वही पाटलिपुत्र था, तो उसके बारे में देख ला। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है, क्या बात है, जिसकी तारीफ कर दी नो कि बहुत विशाल है। अच्छा जी, नो खूबसूरत भी है, वाह जी वाह। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसके 570 बुर्ज और 64 द्वार है। ला भाई, वे प्राचीर से कोई प्राणी मंदिर इमारत पाओगी, इसमें क्या किया है, 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना था जिसे पत्थर की नवासी से अलंकृत किया गया। यह चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियों के लिए बने बसेरों में से एक है। वाह जी वाह। हुआ राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर से खाने को क्यों चखते थे, मन डर लागे करता, नू डरता करे भाई न बेड़े कड़ा लोग मान मक्का तो खाना में जहर नहीं हो, मरा के पहले नौकर मर जाए ना बच जाएंगे, वह बात थी। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। जंगल में भाई के काम करता, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी, उम्मीद कर दे कि वे मौर्य पदाधिकारियों को, मौर्य वंशा को हाथी, वाजीवा, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर देंगे। अशोक का बारे में पढ़ना, शुरू में जिसका नाम लेसन होया उसकी बाद में कहानी आई है, फिर भी देख लेंगे। किसका पोता था, चंद्रगुप्त का। इसका बाबू का नाम बिंबिसार। जय बात। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने को, पहला शासक था किस था जिन्हें अभिलेख का निर्माण कराया, रस कर दिया अशोक ने। तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा ब्राह्मी लिपि में है, यानी कि जो आम बोलचाल की भाषा थी उसे मैं रस कर दिया भाई, एंटी बंदा है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का एक अभिलेख है भाई, जिसमें जो सम्राट अशोक था उन्हें कलिंग युद्ध देखा, लड़िया और लाखों लोग मार दिए। उनका मेरे पद के कराया, आज के बाद मैं अपनी तलवार को कभी नहीं उठाऊंगा, इसे नीचे रख देता हूँ, आज के बाद कोई युद्ध नहीं किया जाएगा, भविष्यवाणी कर दी। और उसके बारे में क्या लिखा दिया, अभिलेख पर लिखा दिया, जो ही पढ़ेंगे। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। कितने, 1.5 लाख। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों, जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं।
इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दासों मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं, अपने प्रियजनों को खो देते हैं। सही बात है भाई। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म पालन करने तथा दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय करता हूँ, यानी कि धर्म अपना लिया भाई। कौन सा? बौद्ध धर्म। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों को दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्तीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। जे अशोक या नीति नहीं लांदा अपनांदा तो उसके बेटे थे वहाँ भी तलवार ठांदे और शायद काफ़ी लंबे समय तक के रहंदा तकड़ा राज्य रहंदा, जिस पर कोई विदेशी ऐंठ ठहकन देख सके। फिर भाई उन्हें उस टाइम पर खुद का फायदा लग गया, परंतु आने वाले समय में कहता है जो भाई और भारत आक्रमण नहीं आएंगे, आक्रमण कर हाथ आएंगे, तुर्क आएंगे, अरबी आएंगे, वो बाद में जाकर देश का बैंड बजाएंगे। जहाँ अशोक का टाइम पाए होंगे नहीं, अशोक ने छोटा था जब मैं पूरा राज्य जीत लिया, उनसे क्या छोटा था भाई। इसके बदले उन्हें यार जो सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाए। अच्छा भाई, धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। ठीक है भाई, चलो आगे देखा क्या कहानी है। अब जिस युद्ध कर ने अशोक ने लड़ाई छोड़ी, सीधा उसी के बारे में। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नगर है। ठीक है भाई, उड़ीसा। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसके युद्ध से वितृष्णा हो गई। आय हाय, कच्चा जी हो गया जमा, वो माड़ी बन गए भाई, इतने लोग मर गए, जी कह लो इसका पूरा। उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। वो भाई आज के बाद लड़ाई बंद, कोई लड़ाई करने का फायदा वो नहीं, बिना बद लोग मरे हैं। ला भाई आपने भी देखो, राष्ट्रपति भवन है, उसमें रख रखा है बैल की मूर्ति, एक कुकर की है। इसके बारे में थोड़ी कहानी देखी है, पढ़ना। उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो भाई, यह बिहार के रावपुरम में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। कड़ाई मिली है बिहार में, कौन सा में? रावपुरम में। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। देखो भाई, कुब्बड़ बना रखिया। ये हो गया नंदी महाराज, एक एक चीज़ उबार कर दे रखी है। कद की बात कर रहे हैं 2400 वर्ष ईसा पूर्व, उस टाइम की बात करना है यार। देख कि रस कर क्या कितनी बढ़िया मूर्ति बना रखी है। मूर्तिकार कर दे बस टाइम एक नंबर के जमा जी लाने वाले। अशोक का दम क्या था, इसका बारे में पढ़ना, क्योंकि इन्हें सारा के कराया ये तलवार तो दर दी, धर्म का भरोसा चल पड़ा, तो दम क्या था देखना। अशोक के दम में किसी देवता की पूजा या किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि वह प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। क्या बात है, जो बुद्ध के उपदेश थे नहीं, उनका जो प्रेरित हुआ था। आज न युद्ध जो तलवार थी वो छोड़ दी। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी। उसके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग थे और इनके बारे में कई टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर बुरा व्यवहार किया जाता था। भाई दासन तो जो बुरे हालत थे उस टाइम पे। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। क्या बात है। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। मैं जो दिक्कत चल रही नहीं, नो इसका भी समाधान होना चाहिए। न क्यों करोगा, नो होना गया दम का सारा ले लिया। क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। अच्छा जिन्होंने मेरा कर्तव्य है भाई, जो प्रॉब्लम है नहीं इनका हल करना। इसलिए उन्होंने दम महातम नाम के अधिकारी की नियुक्ति की। कौन सा अधिकारी की? दम महामंत नाम के अधिकारी की, जो जगह जगह जाकर दम की शिक्षा देते थे। हाँ जी, दोबारा करा रिवीजन है नौकर। दम महामंत नाम का एक अधिकारी था जिसकी चंद्रगुप्त अशोक ने नियुक्ति कर दी। उसका क्या काम था कि जगह जगह जाकर ना दम की जानकारी देना, उसकी शिक्षा देना, उसका बारे में बताना। सॉरी भाई। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश का स्थान पर शिला और स्तंभ पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राज्य के संदेश को उन लोगों तक पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। और भी अधिकारी कर दिए, वे क्या कर दिए,
जो इन्हें अभिलेख करना पढ़ नहीं सकते, जो अनपढ़ आदमी है नहीं, न उनका लोग भी यह जानी चाहिए। अभिलेख का लोग है अधिकारी की नियुक्ति कर दी, पढ़ पढ़ सुना दे रहो। धम्म का प्रचार कहाँ तक नहीं, अशोक ने अनेक अधिकारी अपने राजदूत थे वहाँ विविध दिशा में भेज दिए थे। बाकी आगे पढ़ लांगे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिला और स्तंभ पर खुदवा दिए। अधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेज दिए। देख लो भाई। अच्छा आगे भाई 37 पेज नंबर है, उनको उस पेन पिछाने की कोशिश करो। देखा बाकी ला भाई यो दे दिया नुका इसमें मैप में वहाँ क्षेत्र ढूंढो जो कौन थे जरा अशोक ने अपने के भेजे थे, राजदूत भेजे थे। फिर देख लेंगे। उन्होंने सड़कें बनवाई, अच्छी चंद्रगुप्त अशोक ने कुएं खुदवाए, अच्छा जी, विश्राम गृह बनवाए, बहुत बढ़िया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा का भी व्यवस्था की। देख ले भाई, डॉक्टरी लाइन में भी चल पड़े। तो अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, अपनी प्रजा तो के संदेश दे करता देखा वो देखेंगे भी। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, तब जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। अच्छा जी, सही बात है। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं भाई, कर्मकांड करे करते बिना बात का खर्चा करे करते, कोई काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरे की रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की दिक्कत, ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये है अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। नो कर्म कांड दे छोड़ो नो और नो इसे काम आने नो के काम नो अपने दासों नौकरों की अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा जी, नो बड़ों का आदर करो, बस सही बात है। सभी जीवों पर दया करो, यही बात सही है। ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, भैया ये बात ठीक है। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। एक तो अपना धर्म ना है बढ़िया भाई, हमारा धर्म नू है बात तारीफ नहीं करनी अत्ता ज़्यादा बिना बात पानी मारना, और दूसरा की बुराई करना कि यह दोनों बात गणी गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म का बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो यह वास्तव में अपने धर्म का ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। ठीक है भाई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने लिखा है, के लिखा, उनके धर्म देश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा से बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिन्हें बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस टाइम पर धर्म लिख दिए जो अपने उपदेश दे कर दिए, परंतु आज का टाइम पे भी क्या कर रहे हैं आपने कुछ न कुछ सीखा हुआ है। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो अपने अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी छोड़ो भाई। ये देखो भाई क्या है, ब्राही लिपि फैक्ट है, पढ़ाएंगे। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राही लिपि से उत्पन्न हुई है। ब्राही लिपि का जन्म हुआ है। यहाँ आप अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। देखो भाई, यो भी है आरंभिक ब्राही का, यो है देवनागरी का, यो है बांग्ला का, यो मलयालम का, यो तमिल का। बस ये बागी अन्यतर की कहानी। यानी कि जब मौर्य साम्राज्य है जो पूरा विस्तार करने लगा था, पूरा भारत में फैलने लग गया था, तो उस टाइम पर क्या कर दिया था, चीन में चल रहा था रस चीन की दीवार का निर्माण। इन्हें पढ़ाएंगे भाई अन्यंतर में पढ़ना थोड़ा है। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राट ने चीन की दीवार का निर्माण कराया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। भाई पशुपालक लोग थे उनकी रक्षा करना था, उत्तरी सीमा से आने वाले लोग आता है, ये पशुपालक आता है। ठीक है। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। क्या साल में बनी भाई? 2000 वर्ष में चीन की दीवार का निर्माण हो गया। देखो जी, चीन की दीवार काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है। इसका निर्माण में कितना टाइम लग गया? 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग
6400 किलोमीटर लंबी है। छोटे प्रश्न माइक है कितनी? 6400 किलोमीटर है तथा पत्थर और ईंटों से बनी। क्या बन रही है? पत्थर और ईंटों से। इसकी ऊपरी सतह सड़क जितनी चौड़ी है वो मैंने के बस सड़क बनाई थी ऊपर की। इस दीवार को बनाने के लिए हज़ारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर एक अच्छा इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए हैं। देखो भाई यहाँ बुर्ज देखा ही हो, इसी से बना रखे है भाई। इस पर निगरानी करी जा सका है, यानी कि उस टाइम पर ऐड राजा ने क्या कर गया, जो अधिकारी थे वहाँ तैनात कर दिए गए और वहाँ ध्यान रखे कर दे कोई जानता तो नहीं, जानता तो नहीं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, या तो आपको बता देता मैं, कौन नहीं बेरा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय। और एक बात और भाई, जो ये वीडियो को देख रहे हैं, हमारी अतीत इतिहास है ना, उसकी सीरीज़ है भाई। आज ये लेसन नंबर 7 है जो हमने कर लिया। ठीक है, हमारी ये बुक है जो हमारी अतीत है, इसको कंप्लीट होने के बाद हम जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी करेंगे। ओके, बाय बाय।